नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल थिंक टैंक इंडिया पर। थिंक टैंक इंडिया पर आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया और कनाडा के बीच जो ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस बारे में, जस्टिन ट्रूडो की झूठ पर और कनाडा की खालिस्तानी टेररिस्ट को जो पनाह दे रहे हैं उस पर हम बात करेंगे और उसमें यूएसए किस तरह से घुस गए हैं उस पर भी हम बात करेंगे। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ दो पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद है। आभास वर्मा जी को तो आप जानते ही है, मशहूर ऑथर है, इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट है। और हमारे साथ आज पहली बार हमारे चैनल पे ज्वाइन कर रहे हैं दिव्येंदु दलाल जी, जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इंटरनेशनल मैटर्स की एक्सपर्ट है। दिव्येंदु जी, वेलकम टू आवर शो। दिव्येंदु जी पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो फर्स्ट जो आज के शो हम उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दिव्येंदु जी, व्हाट इज द इशू बिटवीन इंडिया एंड कनाडा? See, if we actually, this is not nothing new as far as the conflict between India and Canada in respect of Khalistan movement. We can actually trace it back to 40 years ago. Like 40 साल पहले की बात है जब 1982 तब भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था. Indira Gandhi actually at that time she was the Prime Minister of India, and she had some issues with the Khalistani. The then Prime Minister of Canada was the father of this Justin Trudeau. I think his name was Pierre Trudeau, and she met with him and she asked him that why don't you actually hand over the people, those who are actually going for this Khalistani movement. So in that year itself, I think Gurchan Singh Gill, I think his name was, or Nijjar Singh, he was actually, it started the movement, and in Vancouver, he started the Khalistan government in exile. But he didn't actually had that sort of popularity within Canada itself. तो खालिस्तानी जो जितना सिख पीपल थे कनाडा में वो एक्चुअली उतना समर्थन नहीं था उनका. तो इवन दे अटैक देम इन बैसाखी जो फेस्टिवल है वहां पर थोड़ा पीपल नाराज भी हो गए थे. ऐसा हिस्ट्री है. And India actually tried to Canada from that very long period. They were actually protecting the people who are going for the Khalistani movement. So it's nothing new. Now, right now, what has happened is that Trudeau is actually losing his popularity. Day by day, उनका popularity plummet कर रहा है, वो घट रहा है popularity. पहले जितना था अभी एकदम हाफ हो गया है. तो इस हिसाब से जस्ट टू डाइवर्ट दो इश्यूज है. एक तो है मतलब ट्रूडो चाहता है कि जो खालिस्तानी जो सिख जो है वहां पर उसका जो वोट बैंक है वो तो एक तो इशू है. उसके अलावा और जो एक इशू है कि जो रियल जो प्रॉब्लम है, द रियल इश्यूज दैट पीपल ऑफ कनाडा इज फेसिंग, वो चाहता है कि वो डाइवर्ट करेगा. मतलब जो रियल इश्यूज से डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है ये. तो इसीलिए ये एक्चुअली उनका पॉलिसी है just to make people like there is a conflict. India is so he is actually playing a sort of victim card. India is not cooperating. India is going. India is actually protecting those people. The conspiracy theory. ऐसा कुछ हो रहा है अभी. तो really the vote is the real issue right now, and that is why. And it's there are some other issues also. So we'll talk about next course of time. आभास जी, my question to you, who is Nijjar in Canada? ये निज्जर कौन है? निज्जर एक खालिस्तानी टेररिस्ट था जिसका हत्या हो गया
तो मतलब वो उसके बारे में मतलब आप नेट पे सर्च करेंगे बहुत कुछ मिल जाएगा। तो वो एक खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दे रहा था वो आदमी। अब उसका हत्या हो गया। अब इस हत्या में के लिए हम लोग को डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल ठहराना ये ठीक नहीं है। उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। वो यूएस में पन्नू को असैसिनेट करने के लिए कुछ लोगों के ऊपर केस चल रहा है, लेकिन अभी केस चल रहा है। वो डायरेक्टली इंडिया को भी ब्लेम नहीं किया गया, लेकिन ये ट्रेडो ने डायरेक्टली इंडिया को ब्लेम किया है कि पन्नू के निज्जर के हत्या में इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ये गलत बात है। देखिए ये ट्रेडो के साथ ये जो इंडिया का टेंशन है बहुत दिनों से चल रहा है। जब वो इंडिया के दौरे पे आए थे तब उनको रिसीव करने कोई बड़ा डिप्लोमेट नहीं गया था। ये गए थे कृषि मंत्री जो थे उस समय गजेंद्र सिंह चौहान, वो शायद गए थे। गजेंद्र सिंह शेखावत वो गए थे। और मतलब कनाडा के साथ इंडिया का काफी दिनों से प्रॉब्लम चल रहा गजेंद्र है। सिंह शेखावत नहीं, सुरेंद्र सिंह आलूवालिया के भेजे थे वो, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत को भेजा गया था। और क्या कहते हैं, उसके अलावा भी देखिए बहुत से लोग मतलब इंडियंस कनाडा में पीआर लेके बैठे हुए हैं। और इस चीज का अगर आप देखिए, ये क्या कहते हैं खालिस्तानी मूवमेंट का 1978-79 के बाद पाकिस्तान समझ गया कि जब ये इनका गवर्नमेंट आया, क्या नाम है इनका, जनरल जियाउल हक का, तो वो समझे कि अब इनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने से कुछ होगा नहीं। अब इनके ऊपर हम लोग प्रॉक्सी वार स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉक्सी वार फर्स्ट लोग स्टार्ट किए खालिस्तानी मूवमेंट के साथ। और खालिस्तानी मूवमेंट का सक्सेस के बाद ये लोग कश्मीर में इंसर्जेंसी प्लान किए। और ये क्या कहते हैं और देखिए जो पंजाब में जो इंसर्जेंसी हुआ वो बहुत लंबे समय तक चला। वो 84 से लेकर 96 तक चला। और उसमें जो काफी ज्यादा रूरल पॉपुलेशन इन्वॉल्व था। उसमें आपके देखिए कि जो भी मतलब आतंकवादी घटना होता था वो मोस्टली रूरल पॉपुलेशन के साथ होता था। और मतलब और वही वो उसके उस चीज का कनिष्का बॉम्बिंग भी हुआ था। एक 1987 में क्या कहते हैं कनाडा से एक फ्लाइट आ रहा था, उसको बॉम्ब। तो यही है क्या कहते हैं खालिस्तानी मूवमेंट में के लिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान का 1950s के बाद से आजादी के जस्ट बाद वो उसका बहुत ही प्रो अमेरिकन पॉलिसी रहा। इस चीज के लिए मेरा एक बुक भी है, ट्रबल्ड जोन करके। अब दिखाइए एक बार। जी, ये फुल स्क्रीन दे रहे हो। ट्रबल्ड, ये अफगानिस्तान का और इंडिया का रिलेशन के बारे में है कि कैसे कैसे जो है वो अफगानिस्तान के साथ इंडिया का रिलेशन था। और क्या कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिलेशन, पाकिस्तान और यूएस और अफगानिस्तान का रिलेशन, पाकिस्तान और सोवियत यूनियन का रिलेशन, ये कैसे इफेक्ट किया और कैसे इन सब वजहों से वहाँ पे गवर्नमेंट का तख्ता पलट हुआ और सोवियत इन्वेजन हुआ। और उस वजह से वहाँ पे मुजाहिदीन का डेवलपमेंट हुआ। और जब वो लोग देखे कि पाकिस्तान देखा कि जब वो सब अमेरिका के थ्रू ही हुआ। जब अमेरिका देखा कि वहाँ पे मुजाहिदीन हम लोग अफगानिस्तान में डेवलप कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग वही एक्सपेरिमेंट हम लोग इंडिया में करें। तो वो लोग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किए खालिस्तानीज के साथ। और फिर जब वो सक्सेसफुल हो गया तब वो वही एक्सपेरिमेंट ये लोग जम्मू कश्मीर में किए, कश्मीरी इंसर्जेंसी, जो कि अभी तक हम लोग झेल रहे हैं। तो ये हमको लगता है ये फिर से ये निज्जर था वो फिर से खालिस्तानी मूवमेंट को स्टार्ट करना चाह रहा था, लेकिन अब वो होगा नहीं। क्योंकि देखिए अब जो भी ये खालिस्तानी मूवमेंट है उस चीज को दोबारा से शुरू करना बहुत मुश्किल चीज है। वो कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन मतलब ये जो आर्म्स का ये था और ये अब पंजाब वैसा स्टेट रह नहीं गया, वो बहुत ही इंडस्ट्रियल स्टेट रह गया है, इंडस्ट्रियल स्टेट हो गया है। और हमको नहीं लगता है कि अभी फिर से वो खालिस्तानी मूवमेंट दोबारा शुरू होगा वहां पे।
Dibyendu sir, my question to you, is Trudeau losing his political battle? Yeah, sure he is. Actually, that's what I actually told earlier. Trudeau is actually his popularity is going down very fast. वो एक्चुअली इसका जो एक बैकग्राउंड हम बोल रहे हैं एक्चुअली ट्रूडो 28% एक पोल हुआ था वहाँ पे, तो पोल का जो रिजल्ट बोल रहे हैं वो जो स्टैटिस्टिक्स है 28% बिलीव दैट re-election should be re-elected. Only 28% वो उसका समर्थन में है और 26% वो एक्चुअली दे वांट टू वोट फॉर लिबरल्स, ट्रूडो का जो पार्टी है। तो ट्रूडो का पार्टी का भी पॉपुलरिटी इतना बहुत ही घट गया है। ओनली 26% एक्चुअली दे बैक लिबरल्स राइट नाउ। और लास्ट सितंबर में 39% डिसअप्रूवल हुआ था उनका, मतलब 39% people didn't want Trudeau to be there. Now it has grown to 65%. तो 65 जो प्रतिशत वो चाहता नहीं ट्रूडो उधर रहे. So approval rating has also gone down, and approval has sunk from like 51% to 30% right now. And this is because of his bad policies. ट्रूडो का जो इकोनॉमिक मतलब खास करके जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, आर्थिक नीति जो है, उसके उसके खामियाजा भुगत रहा है। मतलब राइजिंग प्राइसेस, इतना सब चीज का दाम बढ़ रहा है। फिर अनअफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब अभी हाउस का इतना, मतलब हाउसिंग का इतना प्राइस ज्यादा हो गया है, तो उसका इंटरेस्ट रेट भी और लोन जो लेते हैं people, उसका रेट भी बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब अफोर्डेबल नहीं है रहा है, और उसके साथ इनकम भी उतना ज्यादा नहीं है कनाडा में। और एक्सपेंसिव हेल्थ केयर ऑल्सो, लाइक हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। देन अनचेक्ड इमिग्रेशन बहुत बढ़ गया है, बहुत मतलब it is one of the fastest growing population we are actually having in Canada. So, and with this, the added problem that is compounding on it is the unemployment rate. So unemployment भी बहुत ज्यादा है। तो ये जो सबके मारे, मतलब ट्रूडो का पॉपुलरिटी अभी, और एजुकेशन भी उतना अच्छा नहीं है अभी। तो सबके एक्चुअली व्हाट दे आर एक्चुअली टेलिंग, तो आम आदमी जो बोल रहे हैं कि ट्रूडो जस्ट राइट नाउ ही इज इन अ मेस, he has made the country in a mess, and just to get away from that, he is actually trying to create this sort of boogie India. So भारत के बारे में एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करके वो थोड़ा अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है वोटर्स का, ऐसे ही है। आवाज जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस बारे में, मुझे लगता है। नहीं, ट्रूडो देखिए हमेशा हर कंट्री में एक प्रो इंडिया पार्टी है, एक नॉन प्रो इंडिया पार्टी है। ट्रूडो जो है वो नॉन प्रो इंडियन पार्टी में से हैं। जैसे आपके ये बांग्लादेश में एक शेख हसीना का पार्टी है, खालिदा जिया का पार्टी है, एक यूएस में एक डेमोक्रेटिक पार्टी, एक रिपब्लिक पार्टी है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी थोड़ा सा प्रो इंडियन है और रिपब्लिकन पार्टी उतना प्रो इंडियन नहीं है। तो ये भी जो है, अभी ट्रूडो जो है जिस पार्टी से आते हैं, वो इनके फादर भी उस टाइम जब खालिस्तानी मूवमेंट था तब भी स्टार्ट हुआ था, तब भी ये काफी इनका ये कहते हैं ये एंटी इंडियन ये स्टांस लिए हुए थे। तो वो तो है ही, लेकिन अभी इनका अभी ये तो क्या कहते हैं, देखिए अब एक वहां पे आप देखिए यूएस में एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी, या इंडियन कम्युनिटी मान के चलिए, और उस सिख कम्युनिटी या फिर उस टाइप, या एक पाकिस्तानी कम्युनिटी आप देखिएगा, बहुत से क्या कहते हैं पाकिस्तानी जो है वहाँ का या पीआर लिए हुए हैं, बहुत से सिख पीआर लिए हुए। तो वो लोग जो है वहाँ पे एक फंडिंग करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को।
तो हो सकता है ये बहुत बड़ा, अब देखिए यूएस में एक इंडियन कॉकस है, एक पाकिस्तानी कॉकस है, बहुत से क्या कहते हैं वहाँ के कांग्रेसमैन है, उसमें से वो लोग एक ग्रुप बनाए हुए, एक इंडियन कॉकस है, एक पाकिस्तानी कॉकस है। उस पाकिस्तानी कॉकस के अभी तो वो उनका शायद डेथ हो गया है, वो बहुत बड़े एक लीडर हुआ करते थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे वहां पे गए थे, और वो बहुत ज्यादा एंटी इंडिया स्टांस लिए थे टिल 2002। तो 2002 में जब 9/11 हुआ था तब भी वो बोल रहे थे कि नहीं, पाकिस्तान इज वेरी गुड कंट्री, और उसके वजह से पाकिस्तान पे, और जब अफगानिस्तान पे अटैक हुआ और उतने साल तक पाकिस्तान यूएस आर्मी वहां पे रहा, वो पाकिस्तान को एक्स्ट्रा एड दिलवाए थे। और लेकिन ये था कि वो टेररिज्म को उतना 2002 तक वो उतना सपोर्ट नहीं कर पाए थे। तो ट्रूडो का आई डोंट थिंक ही इज ट्राइंग टू डेविएट, उनका फंडिंग ही करने वाले वैसे लोग हैं, खालिस्तानी के लोग हैं, जस्ट नॉट, वो भी एक रीजन है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं अब, लेकिन आई डोंट थिंक डेविएशन। लेकिन अब देखिए जैसे यूएस में ओपन फंडिंग होता है, कनाडा में ओपन फंडिंग होता है, आपका एक क्या कहते हैं एक बिजनेस कम्युनिटी जाके खुद पैसा देता है, उसको कैंपेन करता है, उसको स्पॉन्सर करता है। हमारे इंडिया ऐसा नहीं है कि अंबानी वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ये सब वहाँ पे एकदम ओपन होता है। तो वही है, सब कोई जानता है कि उनको खालिस्तानी का पैसा मिला हुआ है, और यही सब हो रहा है। दिव्येंदु जी कुछ बोलना चाहते हाँ, हैं? मैं थोड़ा एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। एक्चुअली उनका जो लोकप्रियता है वो तो घट रहा है, उसके पैरामीटर के बारे में बोल रहे हैं। मतलब ऐसा घट गया कि उनका खुद का पार्टी का एमपी शॉन केसी, वो एक्चुअली he is actually not supporting Trudeau anymore, and he's saying that in an exclusive interview, actually he told that voters in his that the message that I have been getting loud and clear, and more and more strongly as time goes by, is that it is time for Trudeau to go, and I agree. ये ऐसा बोले हैं मीडिया को। और जो है लिबरल का ही वो एक्चुअली एक ये ले रहा है 20 ऐसे एमपी अभी तक साइन भी किए हैं ट्रूडो को रिजाइन करने के लिए, ये दरखास्त दे रहे हैं। तो ऐसा तो ये रेयर इंसिडेंट है कि खुद का ही पार्टी का जो एमपी है वो ट्रूडो के अगेंस्ट जा रहा है। तो ट्रूडो का पॉपुलैरिटी अभी बहुत ही घट गया है। तो यही पॉइंट था मेरा। Abhas ji, my next question to you: why USA is poking nose in this matter? नहीं देखिए, यूएस तो हर मैटर में उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। एक छोटा छोटा अफ्रीकन कंट्री में अगर में कुछ हो जाए तो वो अपना वहां पे पहुंच जाता है उस चीज को लेके। आप देखिए अफगानिस्तान कितना छोटा कंट्री है, उस वहां पे ना तेल होता है ना कुछ होता है, तब भी जो है वो क्या कहते हैं अफगानिस्तान में पहुंच गया था। और क्या कहते हैं दुनिया में इंस्टेबिलिटी बना रहे, ये यूएस का बहुत बड़ा ये है, उसमें इंटरेस्ट है। क्योंकि देखिए वो पूरे वर्ल्ड को क्या कहते हैं सबसे ज्यादा आर्म्स कोई कंट्री बेचता है तो यूएस बेचता है। तो इंस्टेबिलिटी बना रहे, ये यूएस बहुत चाहता, ये बहुत ज्यादा चाहता है। वो तो 2002 के बाद ये क्या कहते हैं जब उनके ऊपर हमला हो गया, और 1993 में जब उनके 1993 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब बॉम्बिंग हुआ तब इनका थोड़ा सा आंख खुला कि नहीं, एक तो 2002 में पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया गया था, एक 1993 में बॉम्ब किया गया था उसके बेसमेंट में बॉम्ब, जैसे 1993 में हमारे यहाँ बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वैसे ही उससे पहले उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में नीचे बेसमेंट में बॉम्बिंग हुआ था। तो उसके बाद इनका आंख खुला, उसके बाद ये लोग पाकिस्तानी उसको कम वीजा देने लगे और ये कहते हैं टेररिज्म को थोड़ा कम सपोर्ट करने लगे। लेकिन ये अनस्टेबल वर्ल्ड तो ये क्या बोलते हैं अमेरिका हमेशा चाहता है। और देखिए ये तो अभी हम लोग के लिए ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं लॉस है कि आप अगर पूरा इंडिया का हिस्ट्री देखें, आप मेरे बुक में भी पढ़ सकते हैं कि इंडिया का अभी तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पिछले 50 साल जब तक क्या कहते हैं 1990 2000 तक इंडिया का स्थिति बहुत बुरा रहा। मिडिल ईस्ट कंट्रीज को
वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में कितना ज्यादा प्रेज किया। और जब 1965 का वॉर हुआ, 71 का वॉर हुआ, तब इतना गंदा गंदा गाली ये मिडिल ईस्ट कंट्री बका इंडिया को, वो हम आपको पढ़ के भी सुना सकते हैं। और उस टाइम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जब एक बहुत बड़े ये एंटी इजरायली जो है वो लिखे थे कि इंडियाज फॉरेन मिडिल ईस्ट पॉलिसी इज टोटली डिक्टेटेड ऑन द वर्ड्स ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हु वाज द एजुकेशन मिनिस्टर। और क्या कहते हैं, और आपको ये एक और हम स्टोरी बताना चाहते हैं कि यूएस के एम्बेसडर थे अडोल्फ डब्स, इनका डेथ हो गया था 1978 में अफगानिस्तान में। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ये थे, रिप्रेजेंटेटिव थे 1978 में। इनकी वाइफ जो है वो, इनका जब ये था बिल क्लिंटन के इसमें कैबिनेट में बहुत सीनियर पोजीशन पे थे, हाउस ऑफ साउथ एशियन अफेयर्स, इनका डेथ हुआ था। और इसके लिए सोवियत यूनियन को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था। लेकिन और वो इंडिया को भी इसमें ब्लेम करती हैं, इंडिया इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। और वो इंडिया के ऊपर बहुत सा सैंक्शंस लगाई, एंड शी वाज लाइक वेरी एंटी इंडियन। देखिएगा कश्मीर इशू को जो है, कश्मीर इशू में आप देखिएगा 1988 टू 1996 इंडिया कुछ इफेक्ट इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल कम्युनिटी में कुछ लेके ही नहीं जा पाया कश्मीर को, क्योंकि इंटरनेशनल इतना गंदा यहाँ पे मतलब इंडिया का इमेज बन गया था इन लोगों के वजह से, और डब्स की वाइफ के वजह से, बिल क्लिंटन के वजह से, ऐसे ऐसे लोगों से जो एंटी इंडियन थे वो लोग। इंडिया अगर एक बार तो जिनीवा कन्वेंशन में 1993 में इस मामला को उठाया गया था कि यूएन को सिक्योरिटी पीस कीपिंग फोर्स भेजना चाहिए कश्मीर में। लेकिन वो तो उस टाइम नरसिम्हा राव जी थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी को भेजे अपने मिनिस्टर के इसके लिए कि वो मामला को शांत किया जाए। तो देखिए ये तो क्या कहते हैं, अमेरिका का ये तो बहुत ही पुराना ये है। और देखिए अमेरिका में भी दो पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और एक रिपब्लिकन पार्टी है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो थोड़ा सा प्रो इंडियन है और थोड़ा सा प्रो एंटी पाक कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी उसमें भी उसका भी देखिए पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान ऐसा कंट्री है कि वो हमेशा अमेरिका को खुश रखना चाहता है। वो हमारा जैसे देखिएगा, आप लोग जानती होंगी, इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़े होंगे कि इंडिया शुरू से प्रो सोवियत रहा है और पाकिस्तान हमेशा प्रो अमेरिका रहा है। और इस चीज में हम एक और चीज ऐड करना चाहेंगे कि आपको मालूम है कि मोरारजी देसाई जी के ऊपर एलिगेशन लगा था, एच एन बहुगुणा जी लगाए थे कि ही इज एन CIA एजेंट। दैट इज देयर इन माय बुक। दिव्येंदु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, एक्चुअली मेरे हिसाब से ये जो इसका निज्जर का जो इशू का ये इट स्टार्टेड फ्रॉम सितंबर लास्ट ईयर आफ्टर द G20 समिट। G20 समिट के समिट में जो ग्लोबल साउथ का जो इंक्लूजन हुआ था और भारत का वर्चस्व बढ़ गया था, तो उसके ही बाद, उसके तुरंत बाद यूएस एक्चुअली केम अंडर प्रेशर। भारत का जो पॉपुलैरिटी ग्रो कर रहा था, तो जस्ट टू डिस्टेबलाइज द गवर्नमेंट, यूएस वाज नेवर हैप्पी। तो जो प्रेजेंट इनकम्बेंट जो है यूएस का, जो अभी जो गवर्नमेंट में है, वो एक्चुअली डेमोक्रेट, तो वो डेमोक्रेट तो थोड़ा लेफ्ट अलाइंड है पहले से ही, और उसके साथ डीप स्टेट का बहुत अच्छा रिलेशन भी है। तो ग्लोबल डीप स्टेट जो है अभी, उसका रिलेशन भारत के साथ अच्छा तो नहीं है पहले से ही। और ये शुरुआत हुआ था मतलब जब वैक्सीन वो देना चाह रहा था भारत का, फाइजर का और जो है मॉडर्ना। तो ये वैक्सीन हम
नहीं लिए। भारत का जो एक्चुअली दिस गवर्नमेंट हैज गॉट अ स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी, और उसका जो सॉवरेनिटी को बहुत महत्व देता है ये गवर्नमेंट, और इसके लिए इसीलिए एक्चुअली दे केम इनटू विद इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द दिस वेस्ट। तो इसीलिए जो भारत का जो फिलोसफी है अभी, जो फॉरेन पॉलिसी जो जो भी है, वसुधैव कुटुंबकम, सो इट इज एक्चुअली गोइंग फॉर पीस एवरीवेयर। बट यूएस तो ये वॉर मॉन्गर है, खास करके जो डीप स्टेट है वो चाहता है कि हर जगह वॉर बैटल बना रहे, ताकि उनका जो वेपन्स वो बिक पाए। तो just want to sell their weapons, and that's why they want conflict to be there everywhere. Now भारत का जो पॉलिसी वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ेगा ही। और अभी जो है मतलब यूएस एक्चुअली रशिया और यूक्रेन का जो वॉर के बैकड्रॉप में पहले तो रशिया को सैंक्शन किया यूएस, फिर भारत को बोला कि नॉट टू इंपोर्ट फ्रॉम रशिया, but we didn't actually bow down, and we persisted on keep importing from Russia. वो एक्चुअली फायदेमंद भी रहा। रशिया से ऑयल मतलब थोड़ा सस्ते में भी मिल रहा है अभी, और ये एक्चुअली ये नाराज हो गया है यूएस के बाद। फिर S-400 जो एंटी मिसाइल जो वेपन सिस्टम है वो भी हम खरीदे रशिया से, तो इसके लिए भी यूएस नाराज हो गया। तो बहुत सारा इश्यूज है जो डायरेक्टली भारत के साथ यूएस का थोड़ा रिलेशन बिगड़ रहा है उसके लिए। और इसीलिए अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए यूएस का जो डीप स्टेट का अभी जो पॉलिसी है कि डिस्टेबलाइज करो अंदर से, मतलब जो डिविजिव फोर्सेस है भारत के अंदर, मतलब जैसे खालिस्तान मूवमेंट है, कश्मीर में है, अभी बंगाल में भी थोड़ा ये चाह रहा है, फिर साउथ में जहाँ भी हो, तो उसको मणिपुर में है, तो इसको एक्चुअली थोड़ा हवा दो ताकि डिविजिव फोर्सेस को बैकअप करो। तो खालिस्तानी मूवमेंट इज वन ऑफ द डिविजिव फोर्सेस, दैट्स व्हाई वो एक्चुअली नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली दे आर एक्चुअली बैकिंग कैनेडा। पन्नून को वो एक्चुअली वो he can get away by saying all those nonsense things, like he is actually pro terrorist। बॉम्ब से उड़ा देंगे ऐसे एक प्लेन को, ऐसे वो थ्रेट कर रहा है, फिर भी यूएस कुछ भी नहीं कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो that goes to show that US policy is so dubious, like there is when they are actually under pressure, when the terrorism, they have got two types of definition, terrorism for them and terrorism for others। भारत के लिए टेररिज्म जब है तो यूएस उसको महत्व नहीं दे रहा, या अगर देता तो पन्नून को अभी एक्स्ट्राडाइट करने देता, या फिर यूएस उसको प्रोटेक्ट नहीं करता। पर ये पूरा अपोजिट है, पन्नून दे आर एक्चुअली वेपनाइजिंग दैट पर्सन, तो भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, खालिस्तानी को वेपनाइज करने के लिए। तो ये दैट गोज टू शो यूएस पॉलिसी इन वेरी बैड लाइट। So the present government is actually is in loggerhead with our this government, in this Modi's government. So that is the main issue. So I don't know whether this Kamala Harris will be there or not. If Trump comes into power, I think it will be better for us in future. आवाज जी, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, क्या अब रॉ दुनिया की टॉप एजेंसी बन गया है? देखिए रॉ का जो क्या कहते हैं, एक हम रॉ के एजेंट से मतलब रॉ एजेंट क्या बोले, रॉ के ऑफिसर्स को हम जानते हैं, वो बोलते हैं कि जो भी काम हम लोग करते हैं वो कभी मीडिया में नहीं आता है। मतलब जैसे देखिए अभी पिछले 4 साल से इंडिया में कोई भी आतंकवादी घटना नहीं हुआ है, मेजर आतंकवादी घटना नहीं हुआ है।
तो ये कभी न्यूज में नहीं आया है कि आतंकवादी घटना नहीं हुआ है। आतंकवादी घटना होता है तो न्यूज में आता है, और इनका काम ही आतंकवादी घटना को रोकना। तो पिछले 4 साल से कोई आतंकवादी घटना इंडिया में तो हुआ नहीं है। तो अब इनको रेट करना कि नहीं ये मोसाद से बेटर है, केजीबी से बेटर है, या फिर यो यूएस क्या है उससे बेटर है, वो हम लोग नहीं कह सकते हैं। सीआईए उससे बेटर है। लेकिन कहा जाता है कि जैसे अब देखिए इंडिया के साथ प्रॉब्लम है कि हम लोग बहुत ही गरीब कंट्री हैं। हम लोग ये ऐसे नहीं कि हम लोग जाके किसी कंट्री के किसी टॉप पॉलिटिशियन को जाके खरीद सके, या हम लोग कुछ या कहते हैं वह आर्म सप्लाई कर सके या कुछ कर सके। हम लोग देखिए हम लोग कुछ ग्लोबल इफेक्ट नहीं डाल सकते हैं। ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, ना हमारा तो आधा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इंपोर्ट होता है। जो लोग ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं वो यूएस सिटीजनशिप ले लेते हैं। तो जो भी हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें हम ये लोग ठीक काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं तो ऐसे 4 साल तक कोई मेजर आतंक इतना हमारा क्या कहते इतना हमारा आतंकवादी पड़ोसी लोग है, उसके बावजूद हम लोग के यहाँ 4 साल तक कोई आतंकवादी घटना नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा बात है। वो रॉ ऑफिसर यही बोल रहे थे कि हम लोग कब न्यूज में आते हैं जब कुछ आतंकवादी घटना हो जाता है। जब आतंकवादी घटना नहीं होता है तब हम लोग न्यूज में नहीं आते हैं। और पिछले 4 साल से तो क्या कहते हैं कोई आतंकवादी घटना हुआ नहीं है, तो इनका काम हमको लगता है ठीक ही होता है। अभी देखिए हमको मिल गया वो लाइन जो कि वो गल्फ कंट्री हम इंडिया के अगेंस्ट बोला था 1965 और 71 वॉर में। हम आपको पढ़ के सुना सकते हैं। और हमको एक और बात याद आ रहा है कि जब 1971 का वॉर हुआ था तो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट निक्सन या कार्टर कोई यूएस प्रेसिडेंट थे, वो उन्होंने एक बहुत ही गंदा वर्ड यूज किया था, इंदिरा गांधी को गाली दिया था। वो शायद वो विकीलीक्स में इस चीज का खुलासा हुआ था। हाँ, because of the relation which they do, Jordan's parliament adopted a resolution expressing a strong support to Pakistan in its military confrontation with India. Saudi Arabia, on the other hand, strongly denounced the aggression as a treacherous and contrary to all international conventions and human values. It found no other justification for the aggression except India's desire to dismember Pakistan and its Islamic creed. ये जॉर्डन जैसा कंट्री है जिसमें कहा जाता है कि आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री फर्स्ट ओवरसीज विजिट took him to UR where he reiterated India's support for the claim of Arabs to the Jordan waters and for the rights of Palestinian refugees. 64 में ये प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, और वो जॉर्डन का ऐसा तारीफ किए। और 65 के वॉर में देखिए क्या बोल रहा है जॉर्डन। उसके अलावा भी हम आपको दिखा सकते हैं। लिबियन प्रेसिडेंट गद्दाफी, जो कहते हैं कि इंदिरा गांधी को राखी बांधती थी, stated that the invasion of East Pakistan was not simply an attack against Pakistan but one against Islam. Furthermore, he claimed that it was planned and carried collusion between India and the Soviet Union, each one carefully executing the role interested. तो देख लीजिए इंडिया का क्या स्टेटस है। और ये जब 71 का वॉर हुआ था उसके बाद भी जो है उसके बाद तक हम लोग बहुत ही प्रो अरब और एंटी इजराइल स्टांस रखे थे। दिव्येंदु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस बारे में? हाँ, एक्चुअली एक पॉइंट जो लास्ट में उन्होंने बोले कि इजराइल और अरब, एक्चुअली हमारा फॉरेन पॉलिसी बहुत मैच्योर्ड हो गया अभी, क्योंकि ये देखिए प्राइम मिनिस्टर कैन गो टू इजराइल, गेट द सेम सॉर्ट ऑफ हॉस्पिटलिटी एज ही गेट्स इन पैलेस्टाइन. So for us, nobody is a better friend. For us, everybody is the same. Vasudhaiva Kutumbakam is our philosophy right now. So it's actually prevailing, and that is why our foreign policy is much more mature, and the world is actually looking towards India for peace.
So in the long run, I think there will be Bharat will emerge as one of the most powerful nations in the world to make peace. Right now there is so much of disturbance going on all over the world. भारत का जो पॉलिसी है वो शांति के लिए है और ये खुशहाली के लिए है और ये एक्चुअली जो फिलोसफी होना चाहिए। तो भारत का जो पुराना वाला वेदों का जो भारत है वही इमर्ज कर रहा है अभी। तो वो जो फिलोसफी लेके चल रहा है ये गवर्नमेंट उसी उसी के फलस्वरूप ये अभी हो रहा है। तो और एक बात हम मतलब बोलना चाहेंगे, यूएस इज ऑल्सो जिटरी अबाउट आवर प्रोग्रेस, आवर प्रॉस्पेरिटी। अभी आभास जी ने बोल रहे थे हम पुअर नेशन है, पुअर नेशन भी है, पर वी हैव गॉट ह्यूज पोटेंशियल राइट नाउ and US is actually getting worried about that. Or US earlier US used to think us about they think us as a market. So वो market के हिसाब से देखते थे पहले। अभी US ये शिफ्ट हो गया है। अभी वो एक्चुअली सोच रहा है कि भारत तो एक कॉम्पिटिटर बन रहा है, ग्लोबल कॉम्पिटिटर बन रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, हर हिसाब से आईटी में भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस कर रहे हैं, अभी सेमीकंडक्टर में अभी हम जा रहे हैं। तो इन नियर फ्यूचर भारत विल इमर्ज एज one of the superpowers of world, and right now we are the fifth largest country in terms of GDP. तो ये तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है। तो अभी जो हम तो जो फॉर आम आदमी वी आल्सो द गवर्नमेंट इज आल्सो वेरी प्रो आम आदमी बिकॉज ऑफ द वेरियस सॉर्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस एंड दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो ऐसा नहीं है कि एक ही मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट और जो जो रिच पीपल है उनके लिए काम कर रहा है, हर एक आदमी के लिए ये हो रहा है और ये पोटेंशियल और भी ज्यादा बढ़ेगा। नाउ वी आर एक्चुअली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द रूरल एरियाज आल्सो। सो मार्केट तो बढ़ेगा ही और ये जो मेक इन इंडिया देन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट आर गोइंग ऑन that will actually result in a very लाइक वो हमारा जो इकोनॉमी और भी ज्यादा मतलब तुरंत बढ़ेगा और भी ज्यादा रेट से बढ़ेगा, जीडीपी का ग्रोथ रेट और भी बढ़ेगा। राइट नाउ वी आर एक्चुअली इन अ सिचुएशन वेयर वी आर एक्चुअली सीइंग other emerging economies are actually going down. चाइना का जो इकोनॉमी है वो तो इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, अभी तो नेगेटिव भी ग्रोथ हो रहा है अभी। तो भारत का इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है अभी। तो ये फ्यूचर में यूएस को मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में लाएगा। और डॉलर एक बात बोलना चाहूंगा, डॉलर के डिपेंडेंस अभी घट रहा है। भारत का जो और एक पॉलिसी है मतलब जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वॉस्ट्रो अकाउंट से, तो ये जो ट्रेडिंग हो रहा है वॉस्ट्रो अकाउंट से, फिर यूपीआई सिस्टम है, फिर रुपे है, ये सब मतलब ग्लोबल प्लेयर बन गया अभी भारत। तो ऐसे यूएस का जो डिपेंडेंस, यूएस के ऊपर जो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस और यूएस के ऊपर जो डिपेंडेंस, वो इन द लॉन्ग रन इट विल बी रिड्यूस्ड। एंड राइट नाउ भारत का डिपेंडेंस और भी कम हो रहा है। यूएस actually is feeling the heat right now, and that is why they are trying to weaponize Canada, weaponize the divisive forces, and that is the policy right now they are pursuing. थैंक यू सर, आप दोनों आए हमारे चैनल पे, इतनी बेबाकी से बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शक आप लोग भी देखते रहिए थिंक टैंक इंडिया और प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन आवर चैनल। नमस्कार।